everyone, I am Ashima Vijay and welcome back to my channel जहां हम हर संडे राजस्थान के करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन है ये, हाल ही में राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जो राजीव दासोद थे वो पहले राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब जो है राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर भूपेंद्र दत्त को राजस्थान पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए राजीव दासोद है, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए दो इम्पॉर्टेंट काम किए थे। एक तो ये, जिसके बारे में मैं डिस्कशन अपने पहले वीडियो में ही कर चुकी हूँ, जब ये जेल महानिदेशक के पद पर थे तो इन्होंने जो महिला कैदी हैं उनकी जो साड़ी का कलर है वो वाइट कलर से चेंज करके ब्लू कलर कर दिया था, लाइट ब्लू कलर। ठीक है, एक तो इन्होंने ये काम किया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने ये किया था, जो रोड टू रिफॉर्म एक फीचर फिल्म आई थी जिसके डायरेक्टर थे संजू शर्मा। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि जो रोड टू रिफॉर्म मूवी थी उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसमें जितने भी जो कलाकार थे, जितने भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक्टिंग की थी, वो लोग जो कैदी थे वो ही थे। रोड टू रिफॉर्म एक फीचर फिल्म थी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर कैदी जो होते हैं उनके जीवन दशा के बारे में बताया गया था कि कैसे अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है लेकिन फिर भी उनकी जीवन दशा में सुधार किया जा सकता है, उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इससे रिलेटेड रोड टू रिफॉर्म फीचर मूवी थी जिसके डायरेक्टर थे संजू शर्मा। और राजीव दासोद ने अपने पद पर रहते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट काम किया है। तो राजीव दासोद हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो महिला कैदी की ड्रेस का कलर चेंज किया था, दूसरा रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म। ओके, इनके बारे में दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन हाल ही में राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो भूपेंद्र दत्त को नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। तो उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जो मेडिकल कॉलेज है वो चाइल्ड केयर में यानी कि बच्चों की देखरेख में। ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कोविड की थर्ड लहर आने वाली है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट अनुमान तो यही है कि आएगी। तो उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि बच्चों को हो सकता है ज़्यादा नुकसान हो, तो उनको किस तरीके से बचाया जाए और जो हमारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरीके से रेडी हैं इस चीज़ से लड़ने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग आई है वो आई है महाराणा प्रताप कॉलेज उदयपुर की, नहीं सॉरी, तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग आई है वो आई है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की। हाल ही में राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चाइल्ड केयर में फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो वो है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है। ओके, इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज जोधपुर। तो ये कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर, देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर आयुष पद्धति पे खोला जाएगा। आयुष का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर जोधपुर का जो डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे शुरू किया जा रहा है। पहला तो ये, और दूसरा ये यहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको कोविड-19 की जो थर्ड लहर है उसमें बच्चों को बचाने के लिए जो आयुष प्रोटोकॉल बनाया गया था उनकी सारी जिम्मेदारी इस कॉलेज के जो हेड है उन्हें ही प्रदान की गई थी। तो इतना हमें याद रखना है कि ये कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज जोधपुर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन रहा है जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3D पेंटिंग बनाई गई है। ओके, तो 3D पेंटिंग तो बनाई जाएगी, लेकिन किस विषय पर बनाई जाएगी ये जानना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो विषय जो हमारी प्राचीन लोक प्रेम कथाएं हैं, जैसे कि मूमल की लव स्टोरी है, उजली जेठवा की लव स्टोरी है, उसको यहाँ पर दर्शाया जाएगा 3D पेंटिंग के थ्रू।
है ना, मूमल, जो कि लौद्रवा की राजकुमारी थी। ओके, उनकी जो लव स्टोरीज़ हैं और जो बहुत सारे हमारे लोग जो हमारी बहुत सारी लोग लव स्टोरीज़ है उनको इसमें दर्शाया जाएगा 3D पेंटिंग के थ्रू। यानी कि 3D पेंटिंग जो है वो बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर बनाई जाएगी, जो यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को तो प्रदर्शित करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ पर्यटकों को भी बढ़ावा देगी कि हाँ, यहाँ पे ये लव स्टोरीज़ हैं और किस तरीके से यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल है। उन चित्रों को पेंटिंग के थ्रू बीकानेर रेलवे स्टेशन पर उकेरा जाएगा, ताकि पर्यटकों को और भी ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा पद है भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल का। ओके, तो वर्तमान में जो हमारी सेना है उनमें सबसे उच्च पद तो है CDS का, जो कि विपिन रावत है। ये विपिन रावत जो हमारे चीफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, विपिन रावत, ये सभी सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे भी ऊपर है। ओके, तो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और नेवी। तो भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल के पद पर हाल ही में सुनील गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। यानी कि जो थल सेना है और जो वायु सेना है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक पद बनाया गया है डायरेक्टर जनरल का। उस पर सुनील गोस्वामी, जो कि राजस्थान के व्यक्ति हैं, उनको नियुक्त किया गया है। हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल के पद पर राजस्थान के कौन से व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं सुनील गोस्वामी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उनमें, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान से कितने मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B 5, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 2। तो इसका आंसर तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में या फिर लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान से कितने व्यक्ति हैं। तो राजस्थान के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, राजस्थान का कोटा कितना है राजस्थान से लोकसभा, और ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इसमें कितनी सीटें राजस्थान से निर्धारित है। तो 10 सीटें तो जो है वो राज्यसभा में निर्धारित है राजस्थान के कोटे से। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सांसद बनना चाहता है और राजस्थान को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो 10 सीटें उनके लिए आरक्षित है। लेकिन लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, 25 सीटें आरक्षित है। राजस्थान का कोटा 25 है। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान से कितने मंत्री बने हैं, तो वो बने हैं टोटल 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा टोटल 3। कौन कौन है उनको भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। एक तो है डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, और ये अपनी तरह का पूरे भारत के इतिहास में पहला मंत्रालय रहा है, जल शक्ति मंत्रालय, जो अभी वर्तमान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन, हर घर जल मिशन 2024 तक हर घर पे जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस मंत्रालय के द्वारा। तो ये मंत्रालय तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान से पहले केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री कौन है, वो एक तो है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे कौन है, एक है अश्विनी वैष्णव, ये जोधपुर से संबंध रखते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से ही संबंध रखते हैं। तो अश्विनी वैष्णव की स्टोरी कुछ अलग है। ये पहले IAS ऑफिसर थे, फिर ये इंजीनियर बने, और फिर अब वर्तमान में ये जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद पर है, और इनको रेल मंत्रालय दिया गया है, रेल मंत्रालय इन्हें दिया गया है। एक तो है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे हो गए अश्विनी वैष्णव, और तीसरे कौन से हैं, तीसरे हैं भूपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, भूपेंद्र यादव। और ये कौन से पद पर कार्यरत हैं, तो इनको श्रम मंत्री बनाया गया है, श्रम मंत्री।
भूपेंद्र यादव को बनाया गया है श्रम मंत्री। इतना हमें याद रखना है। पहला गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, दूसरा अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, और तीसरे भूपेंद्र यादव जो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें श्रम मंत्री का पद दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पूछेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी का क्या हुआ, तो वो भी मंत्री हैं लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं है राजस्थान से, वो राज्य स्तरीय मंत्री है। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय कैबिनेट में कितने मंत्री हैं। केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान से टोटल 3 ही मंत्री हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछी ही जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सीएनजी आधारित रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है? तो ऐसा राज्य है बारह में सीएनजी आधारित जो है बस सेवा शुरू की गई है। आपको पता ही होगा वर्तमान में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो इतने सारे वाहन चलते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण तो करते ही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीएनजी आधारित बस सेवा शुरू की गई है और ऐसा कहा गया है कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो राज्य के जितने भी बस डिपोज हैं वहाँ पे सीएनजी मॉडल के आधार पर ही अब हम बसें चलाएंगे। तो ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। तो पहला ध्यान में रखना है कि पहला कहाँ शुरू हुआ है, तो 12 से शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान का खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नहीं है, ये भारत सरकार का ही खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है। उसके द्वारा एक पेंट लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अभिनव। राजस्थान तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा एक पेंट लॉन्च किया गया था अभिनव। ये जो पेंट है ये उदयपुर में ही लॉन्च किया गया था। अभी चर्चा में क्यों है ये पेंट? अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो नितिन गडकरी है, जो कि हमारे सड़क और परिवहन मंत्री है भारत के, उनको इस पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसीलिए ये पेंट चर्चा में आ गया है। तो उदयपुर से लॉन्च किया गया था, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमसे इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, क्या है ये अभिनव पेंट? अभिनव पेंट में कुछ नया नहीं है, इको फ्रेंडली पेंट है, यानी कि केमिकल्स नहीं है, गोबर से इस पेंट को बनाया गया है और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली गई है। तो इको फ्रेंडली पेंट है ये। बस हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान शैक्षिक राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 निम्न में से किस नियमों को मिलाकर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971, या फिर ऑप्शन नंबर 3 केवल 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 2। जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम है 1971, उसको मिलाकर वर्तमान नया नियम बनाया गया है। और क्या है इस नियम में, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो व्याख्याता भर्ती हुई थी तो वहाँ पे ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आई थी कि जिन लोगों के -28 -4 नंबर है वो लोग भी व्याख्याता के पद पर नियुक्त हैं। अब जिनके खुद के ही माइनस मार्किंग है तो वो बच्चों को तो क्या ही पढ़ा लेंगे। तो राजस्थान सरकार ने पाया कि ये जो दोनों नियम हैं 1970 और 71 का, इसमें काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। तो इनको दूर करने के लिए वर्तमान नियम बनाया गया है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? पहला प्रावधान तो इसमें ये किया गया है कि अब न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है उनको 40% कर दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ऐसे नहीं होगा कि आपकी अगर माइनस मार्किंग आई है उसके बाद भी आप व्याख्याता या फिर कॉलेज लेक्चरर या फिर एचएम बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको 40% मार्क्स तो मिनिमम लाने ही होंगे। इसके तहत ये कहा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके। तो उसके लिए ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। राजस्थान शैक्षिक राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत। और इसमें क्या क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि जो
जिला शिक्षा अधिकारी का पद होगा, इसका दूसरा क्लॉज क्या है? इसका दूसरा क्लॉज ये है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी का पद है, पता ही होगा आपको, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके पद पर अब 100% पदोन्नति वाला पद बना दिया गया। यानी कि कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। पहले क्या होता था, पहले भर्ती की जाती थी, लेकिन अब 100% पदोन्नति वाला जो है जिला शिक्षा अधिकारी का पद बना दिया गया है। ये क्लॉज भी हमें इसमें ध्यान रखना है। तीसरा क्लॉज क्या है? तीसरा क्लॉज इसमें यह है कि जो प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य, उनके पद पर पदोन्नति होगी, लेकिन उस पदोन्नति का जो रेशियो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था, पहले जो व्याख्याता होते थे, लेक्चरर, वो 67% उनका कोटा था, और जो एचएम होते थे, हेडमास्टर, उनका कोटा था 33%। ओके, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब ये कर दिया गया है कि जो व्याख्याता है उनके पद से तो 80%, और जो एचएम है उनके पद से 20% जो व्यक्ति हैं वो प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति उनसे ही भरी जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में भी हमसे पूछी जा सकती है, और साथ ही साथ हमारे नॉलेज के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें अब आने वाले समय में काम करने वाली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री। हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। विधान परिषद का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद का जो उल्लेख है ना, वो तो संविधान के 71 अनुच्छेद में है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है अनुच्छेद 69। क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये अनुच्छेद ये कहता है कि अगर कोई राज्य चाहता है कि विधान परिषद का गठन करे तो वो सहमति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज सकता है। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो इसके संबंध में जो इनिशिएटिव है वो राज्य सरकार ही लेगी, और अगर निरस्त करना है तो इसके संबंध में भी जो इनिशिएटिव है वो भी राज्य सरकार ही लेगी। तो आप इनिशिएटिव तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अनुमति देना नहीं देना ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो वो चाहे तो दे सकती है अनुमति, और चाहे तो इसको इग्नोर करके आगे भी बढ़ सकती है। तो ये क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 69 और 71, लेकिन इसका सही आंसर तो 71 ही है। अब हम देखें तो भारत के ऐसे कितने ज़िले हैं, कितने राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है? तो हम देखते हैं, एक तो है तेलंगाना, एक है तेलंगाना, ओके, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र, ओके, एक है कर्नाटक, एक है आंध्र प्रदेश। लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें, इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है उसने विधान परिषद के निरस्तीकरण को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब वो नहीं चाहता है कि वहाँ पे विधान परिषद बनी रहे। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष का गठन कितनी राशि से किया गया है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 3000 करोड़ की राशि से राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए जो है कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया गया है। लेकिन क्यों किया गया है, इसकी घोषणा जो है बहुत पहले हो चुकी थी बजट में, यानी कि 2021-22 का जो बजट था उसमें इसको घोषित कर दिया गया था कि हम जो हमारे राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए ये घोषणा करते हैं। तो क्या होगा इस योजना में? इस योजना में ये होगा कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो इजी होम लोन्स ले सकते हैं, यानी कि उनके लिए 15 लाख रुपए तक का जो ऋण है ना वो 10 वर्षों हेतु दिया जाएगा। अब अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए तक का आपको ऋण मिल सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर आपके जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 लाख का ऋण दिया जा सकता है, 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा ये ऋण। और इसके तहत आप अपना कोई पर्सनल लोन अगर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई है कि आपको लोन लेना पड़ रहा है, आकस्मिक लोन, तो उसकी सुविधा भी इसमें दी गई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दी है। कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया गया, कितनी राशि से किया गया है? 3000 से। दूसरा,
क्या इसकी घोषणा बजट में ही हो गई थी? यस, बिल्कुल हो गई थी, बजट में ही इसे घोषित कर दिया गया था। क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएगी? इसमें सुविधा तो ये दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा विभाग द्वारा सुदूर दक्षिण पूर्वी राजस्थानी क्षेत्रों में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्माइल प्रोग्राम, सिनेमा ऑन व्हील्स, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानदूत और ऑप्शन नंबर डी शाला दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिनेमा ऑन व्हील्स। तो क्या है सिनेमा ऑन व्हील्स? सिनेमा ऑन व्हील्स प्रोग्राम ये कहता है कि जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो जनजाति बहुल इलाका है, वहाँ पर अभी तक भी ऑनलाइन शिक्षा हम प्रदान नहीं कर पाए हैं वहाँ के गाँवों में। तो इसके तहत राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो प्रोग्राम ये कहता है कि एक हाईटेक बस का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे जो बच्चों का सिलेबस है उसको अपलोड किया जाएगा और चलती फिरती एक बस होगी, गांव-गांव में जाकर शिक्षा प्रदान करने का ये कार्य करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इसमें क्या कह रखा है? स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्या है? स्माइल प्रोग्राम आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई थी। तो उनकी पढ़ाई को वापस पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, स्माइल प्रोग्राम, जिसमें ये था कि डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो बनाए जाएंगे और बच्चों को उसके थ्रू शिक्षा प्रदान की जाएगी। थर्ड ऑप्शन भी इसका इम्पॉर्टेंट है, जो कहता है ज्ञानदूत पहल। ज्ञानदूत पहल कब की गई थी? हाल ही में इस जो ज्ञानदूत पहल है इसको मैं अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ज्ञानदूत पहल क्या कहती है? ज्ञानदूत पहल ये कहती है कि जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स उनको अवेलेबल करवाने के लिए ज्ञानदूत पहल कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा शुरू की गई थी। शाला दर्पण पोर्टल पता ही होगा, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे अपलोड की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, हाल ही में काम नहीं कलम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो काम नहीं कलम अभियान बताओ किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर बी जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी महिला और बाल विकास आयोग या ऑप्शन नंबर डी सहकारिता विभाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिला और बाल विकास आयोग के द्वारा काम नहीं कलम आयोग की शुरुआत की गई है। क्या है महिला और बाल विकास आयोग ने ऐसा क्यों किया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो महिला और बाल विकास की अध्यक्षा हैं संगीता बेनीवाल। तो इन्होंने बच्चों के पुनर्वास हेतु, यानी कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, काम नहीं कलम दो। ओके, तो इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? हर संभागीय स्तर पर, यानी कि राजस्थान में 7 संभाग है, तो हर संभागीय स्तर पर बाल मित्र ग्राम की नियुक्ति की जाएगी। क्या होगा ये? बाल मित्र ग्राम की नियुक्ति की जाएगी ताकि जो बच्चे हैं वो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको जीवन की मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको काम की बजाय शिक्षा से जोड़ा जा सके ताकि उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए महिला और बाल विकास आयोग के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव किया गया है। क्या होगा इसमें और भी चीज़ें होंगी। इसमें ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पशुचारण में जो लिप्त बच्चे हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाएगा और भिक्षावृत्ति के लिए एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, भोजन दो भीख नहीं। लेकिन ये जो कार्य है ये महिला और बाल विकास आयोग के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ये जो कार्य है वो एक आंचल फाउंडेशन है उसके द्वारा शुरू किया गया है, भोजन दो भीख नहीं। तो ये अलग है लेकिन फिर भी इससे मिलता जुलता था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, वो ये है थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओके, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।